उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा 28 नवंबर 2024 को WPSB में पारित आदेश के अनुसार अब प्रोफेसर कुणाल IIM काशीपुर में IIM काशीपुर के मीडिया एवं जनसंपर्क प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने रहेंगे। आपको बता दें, IIM काशीपुर के प्रभारी निर्देशक डॉक्टर प्रोफेसर कुणाल को IIM काशीपुर में मीडिया एवं जनसंपर्क के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि अध्यक्ष रहते हुए प्रोफेसर कुणाल ने हिंदुस्तान टाइम को पेड न्यूज के प्रकाशन में छात्र कल्याण निधि के 12.5 लाख रुपए की बर्बादी का विरोध किया था, ताकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने वाले अंतरिम अध्यक्ष संदीप सिंह की ओर से जारी नोटिस में स्पष्टीकरण किया जा सके। इसलिए IIM काशीपुर के मीडिया और जनसंपर्क सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर कुणाल द्वारा संदीप सिंह को अंतरिम अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए याचिका दायर की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में निवासरत जौनपुर, जौनसार तथा रवाई के निवासियों की संस्था अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी के तत्वाधान में कैंपटी रोड के पुरानी चक्राता टोल चौकी के समीप बूढ़ी दिवाली का भव्य समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, समारोह की शुरुआत दिवसा पूजन व होलियात के साथ शुरू हुई। इसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं व पुरुषों का रासो तांदी व धुमसू नृत्य जमकर किया गया। इस दौरान भिरुड़ी फेंकी गई व चिवड़ा बांटा गया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं व पुरुषों के बीच रस्साकसी का मुकाबला हुआ, जिसमें महिलाओं ने बाजी मारी। मसूरी में बग्वाल पारंपरिक तरीके से मनाई गई। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने ढोल दमाऊ के साथ रासो तांदी और जैंता नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए, आज यहाँ पर अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच जो हमारा विकास समिति जो है, उसके माध्यम से विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है बूढ़ी दीपावली का कार्यक्रम होता है। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरे समिति के साथ साथ पूरे शहरवासी, चाहे वो किसी धर्म बोली भाषा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके पीछे भी कारण है कि हम क्यों बूढ़ी दीपावली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे ये है कि लोगों का कहना है या किंवदंतियां हमारी ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए, जीत कर आए, वनवास वापस आए, वहाँ पर जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जश्न का माहौल था, जिसको कोई दीपावली का रूप दिया गया है। उसी कड़ी में आज जो है उत्तराखंड के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर उस दीपावली के ठीक 1 माह बाद जो है इस बूढ़ी दीपावली को यहाँ पर मनाते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप अपनी पीढ़ी को, अपने क्षेत्र के लोगों को, विशेष करके उन महिलाओं को जो अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति को जो बचाए रखने में अपना बहुत बड़ा पूरा योगदान जो दे रहे हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद उनको जाता है कि आज भी संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति, हमारे क्षेत्र की जो संस्कृति है, वो महिलाएं द्वारा सबसे ज्यादा बचाई जा रही है। और संस्कृति जहाँ बचेगी तो सब कुछ बचेगा, विकास भी तभी होगा, क्योंकि संस्कृति के बगैर कुछ नहीं है। और जो हमारे त्योहार हैं, इनको हम इसलिए भी मनाते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जिनको जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, उनको भी बताना चाहते हैं, बेटा हमारे त्योहार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसको कैसे आप धरोहर के रूप में आगे मनाएंगे। ये विशेष हमारा जो महत्व है और जो विशेष कारण है इसको मनाने का, ये भी है। क्योंकि हम लोग जो है अपने क्षेत्रों से पलायन करके जो है यहाँ मसूरी या देहरादून, दिल्ली या कहीं और विशेष क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो अपनी दीपावली को नहीं मना पा रहे। अपने बच्चों को नहीं पता है, आने वाली पीढ़ी को नहीं पता है कि बूढ़ी दीपावली क्या है, फलाना त्योहार क्या है, दीपावली का त्योहार क्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोगों को ये संदेश, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं, उनको ये संदेश जाए, चाहे वो विदेशों में रह रहे हो, ये संदेश जाए कि बूढ़ी दीपावली भी कोई होती है, उसको हमें मनाना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। यमुना घाटी विकास मंच की तरफ से हमारे विगत कई वर्षों से जो है ये बूढ़ी दिवाली का कार्यक्रम मनाया जाता है। ये श्री रामचंद्र भगवान जब लंका से जो है विजय प्राप्त करके अयोध्या, तो उस समय पहाड़ में जो है, विशेषकर हमारा अगलाड़ यमुना घाटी
और पहाड़ में जो है इसकी सूचना बहुत 1 महीने बाद मिली। उस दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो है खुशी मनाने के लिए हमारे त्यौहार मनाया जाता है, जिसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं और बग्वाल भी कहते हैं। इसमें हमारे यहाँ सवाड़े, पकौड़े, अखरोट और चिवड़ा, डिप्सा लगाया जाता है, होली खेले जाते हैं, गांधी नृत्य और विशेष कर जितने हमारे गांव के लोग जो हैं इस आयोजन को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं, जिससे जो है सारा क्षेत्र जो है एक आनंदमय और की अनुभूति करता है। ये हमारा जो अगलाड़ यमुना घाटी का विशेषकर यहाँ पर भगवान को मनाने का जो एक सोच थी वो ये थी कि मसूरी के जो प्रवासी हैं किसी कारणवश गाँव नहीं जा पाते, बच्चे बुजुर्ग जवान लड़के जो हैं वो इस अपनी परंपरा से अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकें, उससे जो है अपनी संस्कृति को न भूलें, इसलिए हम लोग शुरुआत में यहाँ मनाते हैं। यहाँ पे होले, दिलोड़ी, रस्साकसी और पकौड़े ये सब कार्यक्रम किया जाता है, ताली नृत्य और जितने भी हमारी संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए हमारे सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि संस्कृति जो है आगे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, ये विलुप्त ना हो, ऐसा हमारा सोचना है। इस कार्यक्रम को इसलिए हम लगातार हर वर्ष करते हैं। दूसरा एक कारण ये है मसूरी पर्यटन नगरी है, यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इस हमारी संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार भी होता है इससे, और सब लोग जो हैं जितना भी टूरिस्ट आता है कुछ हमारे साथ नाच गाने में सम्मिलित होता है, हमारी संस्कृति से रूबरू होता है और जो हमारे लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। जो पूरी अगलाड़ वैली है और यमुना वैली है, ये पूरी वैली में जो आपका जौनपुर है, जौनसार है और रवाई घाटी है, ये सभी लोग मिल कर के क्योंकि जो दिवाली है वो यहाँ पे मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक ये मंगसिर की जो दिवाली है वो जो दिवाली होती है पूरे देश में जो दिवाली मनाई जाती है उसके 1 महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। तो आज से ये दिवाली शुरू हो रही है, पूरी 1 हफ्ते तक ये दिवाली चलती है। और इसके दिवाली के इस सेलिब्रेशन में पूरे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो पारंपरिक जो कल्चर है उस कल्चर को समेटे हुए हम यहाँ पे पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप देख रहे होंगे साइड में यहाँ पे टिमसे का आयोजन भी किया गया है, सामने रस्साकसी भी का कार्यक्रम भी चल रहा है, तांदी नृत्य का कार्यक्रम भी कंटिन्यू जारी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो दिवाली में ही बेसिकली हम लोग किया करते हैं। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ जो इस अगलाड़ घाटी और यमुना वैली के जो कुछ कार्यक्रम हैं, जो कुछ त्यौहार है, चाहे वो मरोज का त्यौहार हो, चाहे ये मंगसिर की बग्वाल का त्यौहार हो, ये ऐसे त्यौहार हैं जो पूरी जो हमारे जो पलायन जो एक पूरे उत्तराखंड में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस मुद्दे से ये क्षेत्र अभी छूटा हुआ है, क्योंकि ये जो यहाँ की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, तीज त्यौहार है, शादी ब्याह है, ये जो परंपराएं ये यहाँ के युवा को बांधे रखती है, जिस वजह से यहाँ की चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो खेती बाड़ी है, उसमें आज भी यहाँ का युवा लगा हुआ है। और घर के प्रति, गांव के प्रति जो लगाव है इस क्षेत्र के लोगों का, वो आपको कहीं भी और जगह देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोग और वन्य जीव दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। जहां शुक्रवार को वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में एक खास मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इन घटनाओं को सही तरीके से जनता के सामने लाना था। इस कार्यशाला में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ संवाद को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी घटना की सही और तथ्यात्मक जानकारी जन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ अफवाहों पर रोक लगेगी, बल्कि सही जानकारी के आधार पर समाधान भी खोजा जा सकेगा। देखिए, इस कार्यशाला का पूरा उद्देश्य जो है वो जो हमारे मीडिया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके साथ एक संवाद स्थापित करना था। और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो उत्तराखंड में हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, उनको किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से सही पर्सपेक्टिव, उसका सही नैरेटिव, उसका सही कथानक प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बारे में ये कार्यशाला थी। और इसमें अलग अलग विषयों पर बात हुई। इसमें मीडिया के रोल पर हमने डिस्कस किया है, जो स्थानीय
वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका क्या रोल होता है, उनको किस प्रकार से मीडिया का सहयोग करना चाहिए, उस पर बात हुई है। उसके अलावा जो नियम प्रचलित हैं उन पर भी हमने चर्चा की है, बात की है। बहुत अच्छे पॉजिटिव सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं मीडिया की तरफ से भी, जिससे हमें अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन करके किस प्रकार एक बेटर न्यूज़ हम मीडिया को सही न्यूज़, सही नैरेटिव हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। एक मीडिया सेल का गठन किया जाएगा वृत्त में बहुत जल्दी, जिससे कि सही न्यूज़ और सही खबर को जो है प्रचार प्रसार उसका किया जा सके। और सक्षम अधिकारी भी हम लोग चिन्हित करेंगे जो बयान इसमें अपने जारी करेंगे। कोई भी इस प्रकार की घटना होती है उसका सही नैरेटिव और सही कथानक लोगों के समक्ष जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि भ्रांतियाँ न फैलें और एक फेक न्यूज़ कहीं ना डेवलप हो। इस पर पूरा प्रयास किया जाएगा। जो संवादहीनता की बात इस कार्यशाला में सामने आई कि मीडिया के साथ कहीं ना कहीं वन विभाग संवाद अच्छे से स्थापित नहीं कर पा रहा है, उसका हमने संज्ञान लिया है। उस पर भी हम लोग सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और इसका आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। देवभूमि लाखा मंडल में निशुल्क महिला हेल्पलाइन के अध्यक्ष रेणु सिंह और देहरादून की डॉक्टर सुनीता बोडाई एवं सामाजिक कार्यकर्ता व मंडल उपाध्यक्ष भाजपा वचना शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश काला, मीडिया प्रभारी लाखा मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम लाखा मंडल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं के क्षेत्र के तमाम लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान की गई। आपको बता दें, कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। रेणु सिंह और डॉक्टर सुनीता प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की पहल से महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। महिला अपने जीवन में सशक्त निर्णय ले सकेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कानूनी जानकारी प्रदान करना था और किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। हमेशा आंधियों के सामने खड़े होकर लड़ाइयाँ लड़ी, जोरदार ताली। जिन परिस्थितियों में देवभूमि लाखा मंडल में महिला हेल्पलाइन निःशुल्क समाधान आज उनकी रेणु डी सिंह अध्यक्षा आई है और उनके साथ डॉक्टर सुनीता प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में आई और सभी समूह की महिलाओं को संबोधित किया है और जितनी भी हमारी बंदूर खत की महिलाएं हैं सभी को सम्मानित किया गया और जिसमें 6 महिला सक्रिय महिला थी उनको भी सम्मानित किया गया और जो भी स्कूल के बच्चे हैं 10 स्कूल के उनको भी सभी बच्चों को जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको भी सम्मानित किया गया और यहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई हुई थी और पांडव नृत्य डांस वगैरह सभी किया। जी हमारे बीच में डॉक्टर रेणु डी सिंह समाधान महिला हेल्पलाइन की अध्यक्ष देहरादून से आई और उनके साथ डॉक्टर सुनीता प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में आई और समस्त समूह की महिलाओं को संबोधित किया और कानून जानकारी दी कि महिलाओं को कैसे कानूनी अधिकार दिलाना है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और कई किसानों के लिए भी कई जानकारी दी है कि जो प्रदेश से सरकार द्वारा जो किसानों के लिए क्षेत्रवासियों के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसके संबंधित भी जानकारी दी है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए और रेणु डी सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की सराहना की है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं महिलाओं के हित के लिए। तो मैं समस्त क्षेत्रीय वासियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे जो मुख्य अतिथि थे इनको लाखा मंडल में बहुत अच्छा लगा और आप इतने दूर से हमारे बीच में आए, आपका धन्यवाद। नमस्कार। की महिलाएं यहाँ पर आई थी। हमारी जो सबसे यहाँ पर हमारा गर्व है वो वचना शर्मा जी हैं, जिन्होंने जौनसार कल्याण समिति के माध्यम से उन्होंने पहले से ही बहुत सारा कार्य यहाँ पे कर रखा है। समाधान के लिए लाखा मंडल हमारा एडॉप्टेड विलेज एरिया है
जहाँ पे हम जनजाति को कानूनी अवेयरनेस और उनका कानूनी सशक्तिकरण के उद्देश्य से आते रहते हैं। यहाँ पे आज बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी थे। साथ में जो सबसे अच्छा यहाँ पर हुआ वो ये हुआ कि हमने सरकारी योजनाओं के विषय में उन्हें बताया। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि भाजपा के शासन के बाद से जो यहाँ पर चेंजेस आए हैं, जो बचना शर्मा और ओम प्रकाश जी ने बहुत कार्य यहाँ पर कर रखा है, जो बहुत अच्छा लगा सुन के, देख के। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मंदिर, यहाँ की सारी जो भी हमने आज जिसका अवलोकन किया, उससे हम लोग बहुत खुश हुए। और बचना शर्मा प्रशंसा के योग्य हैं, जिन्होंने ओम प्रकाश जी के सहयोग से यहाँ पर बहुत सारे कार्य महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। थैंक यू बचना जी, थैंक यू ओम प्रकाश जी, और थैंक यू डॉक्टर सुनीता रॉय विद्यार्थी जी। धन्यवाद। मैं एडवोकेट रेणु डी सिंह। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट रेणु डी सिंह, समाधान महिला हेल्पलाइन देहरादून से आज लाखा मंडल आई, और यहाँ के लोगों का जोश और यहाँ के लोगों का उत्साह और इनका आतिथ्य, जिस तरह से ये सत्कार करते हैं, उसके लिए संपूर्ण लाखा मंडल के हर ग्रामवासी, हर मेरी बहन, मेरी बेटियां और मेरे बेटे और जो मेरे भाई हैं यहाँ पे, सबको बहुत सारा साधुवाद और बहुत सारा धन्यवाद। और हम धन्य हुए आज लाखा की भूमि पर आकर के भगवान महासू देवता के बहुत सुंदर दर्शन भी करें, और बहुत अच्छा लगा। क्या बोल रहे हैं? आज जो सबसे अच्छा हमारा अनुभव रहा वो रहा यहाँ का जो प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है लाखा मंडल का, जो इतना सुंदर है, और जो 3 युगों की वहां पर जो निर्माण और जो कलाकृतियां आज हमने देखी, जिसमें सतयुग से लेकर के त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग में तो हम लोग हैं ही। इतना सुंदर हर चीज हमने देखी, और हमने मंदिरों के वो स्वरूप के दर्शन करे जो शायद बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं भारतवर्ष के। देखिए, आज हम लाखा मंडल में हैं, और हमारी जो निशुल्क समाधान हेल्पलाइन है, उनके जो अध्यक्षा हैं, बहुत ही आदरणीय हमारी प्रेरणा स्रोत दीदी रेणु डी सिंह जी, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें यहाँ पे जो अध्यक्षता थी वो हमारी मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती बचना शर्मा जी के अंतर्गत हुई, और साथ में हमारे जो मीडिया प्रभारी मंडल अध्यक्ष है श्री ओम प्रकाश जी, उनके माध्यम से यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही सुंदर हुआ। और हमने यहाँ पे समाधान एनजीओ के माध्यम से सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को आज सम्मानित किया, जो स्कूल में ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको सम्मानित किया, और साथ में ही जो भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं उनको भी आज सम्मानित करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आज हम सभी ग्रामवासियों का और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस कार्यक्रम में सभी हम लोग सहभागी रहे, प्रतिभागी रहे, और हमने सभी का अभिनंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। और साथ में ही हमें ग्रामवासियों ने बहुत ही प्यार से यहाँ पे हमारे जो भव्य शिव मंदिर है वहाँ पे भी दर्शन कराए, और पूजा अर्चना के साथ जो है आज पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के दिशा में बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित किया है, जिसमें हमारी बहनें जो हैं, ग्रामीण बहनें लखपति योजना से लाभान्वित हो रही हैं। हमारी स्कूल की बच्चियां जिनको वजीफा लगा है, जिनको पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार बहनों को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। हमारी बहनें आज घर बैठकर उत्पादों का जो है वो मार्केट तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं, आर्थिकी को सुधार रही हैं, और बहनों की आर्थिकी को सुधारने के लिए बहुत सारे माध्यम से स्वरोजगार हम लोग यहाँ पे लगातार जो है प्रदान कर रहे हैं। हमारी बच्चियां जो हैं, जो शादी योग्य हो गई हैं, उनके लिए शादी ब्याह के लिए पूरा जो खर्चा है वो भी सरकार द्वारा दिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो परित्यक्त हैं या जो सिंगल विमेन हैं, उनके भविष्य को देखते हुए भी बहुत सारी योजनाओं के साथ में हम उनको लाभान्वित करते हैं। साथ में ही जो ही वंचित वर्ग है उनका भी उत्थान के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से यहाँ के सभी लोगों का आशीर्वाद है, हम उसी दिशा में उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। जौनसार बाबर चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक में देहरादून जिले के डीएम सविन बंसल के द्वारा जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार में कुल 152 शिकायतें दर्ज हुई। आपको बता दें, ज्यादातर शिकायतें लोक निर्माण विभाग,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और वन विभाग को लेकर दर्ज की गई। वही चक्राता वन प्रभाग पर तो लोगों का गुस्सा इस कदर दिखा कि डीएम के सामने ही विभाग को खरी खोटी सुनाने लगे। दरअसल मामला जौनसार बावर के चक्राता जनजातीय समुदाय के लोगों को अपने घरों के निर्माण के लिए मिलने वाली लकड़ियों का है, क्योंकि ब्रिटिश काल से जंगलों की हिफाजत करने वाले आदिवासी लोगों को ये व्यवस्था तत्कालीन सरकार द्वारा दी गई थी, मगर कोरोना काल के बाद से वन विभाग ने इस व्यवस्था को दरकिनार कर दिया, जिससे पिछले 3 सालों से ये लोग अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। काफी रीजन थे हमारे सैया कालसी से लेके और विकास नगर के, तो उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी कि एसडीएच होने के बावजूद भी आईपीडी पेशेंट्स खाना नहीं मिल रहे। वो अगले महीने से हमने निर्देशित कर दिया कि वो मिलना चाहिए और आजकल नहीं टेंडर हो जाएगा, अगले महीने से यहाँ पे खाना हमारे पेशेंट जो भर्ती पेशेंट्स हैं उनको मिलेगा। सर निकाय और पंचायत चुनाव होने से उसे लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स थी, जैसे हमारे सीएमएस बताया गया कि 10 दिन से अनऑथराइज्ड लीव पर है, तो फिनल एक्शन ऑलरेडी उनका ले लिया गया है। अर्बन सेक्शन हैज बीन रिकमेंडेड। सर लकड़ी को लेकर सबसे ज्यादा आया है, माफी की लकड़ी नहीं मिल रही है लोगों को। उन्होंने शिकायत भी की है, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से नहीं मिली है। क्या अब हम उम्मीद करें कि उनको मिलेगी? डेफिनेटली जो हमने एसडीएम की अध्यक्षता में ऑलरेडी मीटिंग फिक्स करवा दी है, जो कंसर्न एसडीओ फॉरेस्ट हैं और हमारे वीडियो, उनके सामने लोकल्स को बुलवा के उनका रोस्टर निर्धारण करवाया जाएगा। एक एसओपी बनी है, जो नियमावली बनी है, उसके अकॉर्डिंग उनका रोस्टर निर्धारित करवा दिया जाएगा। बैठ के होने के साथ साथ फिर उनको लकड़ी प्रदान करना। सर जनसंख्या नियंत्रण बड़ा वो है सर, काफी मामले उठ रहे हैं। अगर हम देखें सहसपुर और विकास नगर, तो काफी तादाद में लोग यूपी से आ रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन भी कर रही है, लेकिन सर फिर भी पता ही नहीं लग रहा है कि कौन लोग हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है सर ये वेरिफिकेशन गतिमान है। जो आप चेंजेस बता रहे हैं या जो इन्फोर्समेंट्स हैं वो जॉइंट स्टेट से चली रही है। जो हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको आगे फोरफ्रंट पर रख के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रदान की जा रही है। सो ये प्रोसेस गतिमान है, ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है। निर्धारित नहीं हुई है, कम्युनिकेशन हमें ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। सारे अधिकारियों की ड्यूटीज़ भी हमने रोस्टर से वाइज लगवा दी हैं और जो काउंटिंग हॉल स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वो उनका भी निर्धारण कर लिया। सर ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ बातें सामने आ रही थी कि वो आरक्षण को लेकर कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, वो अप्रोप्रिएट फोरम से बात करना उचित रहेगा। इस तरह की आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जहाँ से हमारे 350 स्कूलों को इस रीजन के खाना सप्लाई होता है बच्चों को, तो वहाँ पे कुछ कंसर्न रेज किए गए थे हमारे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे खाने की क्वालिटी को, उसके प्रोसेस को, रॉ मटेरियल कैसा है, कैसे हम उसको कुक कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, वो सब देखने का उद्देश्य था। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं कि कंटेनर्स अपने रिप्लेस करें और जो हम वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के अनुरूप यूज़ करें। जैसे हमारे लोकल गाँव में बच्चा घर में खाना खाता है, उसके अनुरूप कोशिश करें कि वैसा खाना बने, तभी बच्चा एक्सेप्ट करेगा। और जो हमारा सूतोवाला से मसूरी रोड पे रोड मिलेगी, उसका पूरा प्लान और नक्शा देखा गया है। और उसके बैक एंड में जो हमारा ये फ्लाईओवर है, जो हमारा ये एक्सप्रेस वे आ रहा है पोंटा टू बल्लूपुर, तो पोंटा टू बल्लूपुर में कुछ ग्रामीणों ने अंडरपास का डिमांड किया है। तो हमने बता दिया है अपने लोकल एसडीएम को कि एनएचआई की पीओ के साथ बैठ के ग्रामीणों से प्लान एक बना लिया जाए जो बैलेंस्ड हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हर 100 मीटर में अंडरपास बने। दैट इज नॉट एज पर द नॉर्म्स ऑफ एनएचआई। सो बैलेंस से क्यों रखते हुए उनको भी पास किया। उत्तराखंड परमिट के वाहनों को जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा खटीमा मार्ग पर स्थित सिरसा चौकी क्षेत्र का लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है, जहां पुलिस व परिवहन विभाग की चेकिंग के दौरान उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश परमिट को लेकर वाहन चालक व मालिक और परिवहन विभाग के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने आरटीओ बरेली दिनेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि सिरसा चौकी क्षेत्र में लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा
उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है। सरकार व परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार उक्त क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग का अभियान निरंतर जारी है। ARTO दिनेश कुमार के मुताबिक उत्तराखंड से उत्तराखंड में आवागमन करने वाले वाहनों को वैध कागजात होने पर उत्तर प्रदेश के उक्त क्षेत्र में आवागमन करने पर केवल परमिट से छूट दी जा सकती है, लेकिन ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो हमारे यहाँ जो भी खनन का मटेरियल आता है वो उत्तराखंड से आता है और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहाँ की निरंतर शिकायतें इस तरह की प्राप्त होती है कि गाड़ियाँ ओवरलोड आ रही हैं। हालांकि इस बीच में पिछले दिनों बहुत कार्रवाई की गई, टोल पर कैमरे वगैरह लगाए गए तो उससे ओवरलोड में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यदा कदा कुछ गाड़ियाँ इस तरह की संचालित पाई जाती हैं। तो परिवहन आयुक्त महोदय का सख्त निर्देश है कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाई जाए। इसके लिए उन्होंने जो है राउंड द क्लॉक 24/7 अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और टोल्स पर भी अधिकारियों की ड्यूटी विद इंटरसेप्टर वाहन लगाई है। तो इसके दृष्टिगत हमारे अधिकारी एनफोर्समेंट वर्क कर रहे हैं और उनको सख्त निर्देश है कि वो लोग किसी दशा में न सक पाए। मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड से और जो एक रोड जो पीलीभीत की तरफ जाता है वहाँ पर एक पैच पड़ता है उत्तर प्रदेश हमारे स्टेट का। तो वो हालांकि पैच जो है छोटा है, तो मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट में व्यवस्था दी गई है ये कि भाई अगर उत्तराखंड से माल उत्तराखंड में ही जा रहा है और अगर उसका जो है रास्ता बीच में छोटा रास्ता पड़ रहा है एक कॉरिडोर टाइप का, तो परमिट से उसको छूट दी जा सकती है। लेकिन इसमें जो है ओवरलोड पर कतई और अन्य ओवरलोड है या बिना बीमा है या अन्य जो प्रपत्र होते हैं उसमें कोई किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। तो संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अक्सर जो है उस रोड पर महीने भर में लगाया 10-15 गाड़ी तो उस तरह की पकड़ी ही जाती है।